Plastic surgery. This video is for GNM second year. Plastic surgery is a surgical specialty involving the restoration, reconstruction or alteration of the human body. It can be divided into two main categories, reconstructive surgery and cosmetic surgery. तो प्लास्टिक सर्जरी क्या है? ये एक सर्जिकल स्पेशलिटी है. जैसे मेडिकल सर्जिकल में बहुत सारी स्पेशलिटीज़ होती है और सर्जरीज़ में भी अलग अलग स्पेशलिटीज़ होती है. कार्डियोवास्कुलर सर्जरी अलग स्पेशलिटी है, जनरल सर्जरी एक अलग स्पेशलिटी है और गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक सर्जरीज़ एक अलग स्पेशलिटी है. उसी तरह प्लास्टिक सर्जरी एक अलग स्पेशलिटी है. और प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है, हम रीस्टोर करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट और ह्यूमन बॉडी को ऑल्टर करते हैं, चेंजेस लाते हैं ह्यूमन बॉडी में. रीस्टोर मतलब पहले जैसा बनाने की कोशिश करते हैं और रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. रिकंस्ट्रक्ट मतलब कि फिर से उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं. और प्लास्टिक सर्जरीज़ को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ और कॉस्मेटिक सर्जरीज़. रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ क्या होता है? रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरीज़ इज परफॉर्म टू करेक्ट फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स कॉज्ड बाय बर्न्स, traumatic injuries such as facial bone fractures and breaks, congenital abnormalities such as cleft palate or cleft lips, developmental abnormalities, infection and disease, and cancers or tumors. तो रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरीज़ में हम क्या करते हैं, हम फंक्शनल इम्पेयरमेंट को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. फंक्शनल इम्पेयरमेंट मतलब किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से अगर फंक्शन बॉडी का जो फंक्शन होता है वो अगर ऑल्टर हो जाए, उसमें चेंजेस आ जाए, तो उसको हम सही करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बर्न्स में क्या होता है कि स्कार की वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं. कॉन्ट्रैक्चर्स मतलब जॉइंट्स जो है उस तरीके से मूव नहीं कर पाते हम जैसे मूव करनी चाहिए. अगर आप पिक्चर्स वगैरह में देखें, किसी को अगर नेक और क्या बोलते हैं फेस, नेक और फेस का बर्न हो, नेक का भी बर्न हो, तो वो नेक को उस तरीके से मूव नहीं कर पाएगा जो एक नॉर्मल इंसान उसको मूव कर पाता है बिकॉज ऑफ दी बर्न स्कार्स. तो हम रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी में जो बर्न स्कार्स है उससे जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट हुई है, उससे जो फंक्शंस में जो चेंजेस आए हैं, जो बॉडी के जो फंक्शंस हैं उससे जो चेंजेस आए हैं, उस फंक्शंस को हम फिर से सही करने की कोशिश करते हैं. ट्रॉमेटिक इंजरीज सच एज फेशियल एंड बोन फ्रैक्चर्स. अब कभी कभी एक्सीडेंट्स में क्या होता है कि फेशियल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, फेस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं. फेस फ्रैक्चर्स कभी कभी बहुत बुरे फ्रैक्चर्स भी होते हैं और इसमें जो है जो फेस का जो लुक होता है वो ख़राब हो जाता है और कभी कभी फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स भी हो जाते हैं. फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स जैसे कि चबाने में प्रॉब्लम होती है फ्रैक्चर की वजह से, और फ्रैक्चर अगर ठीक भी हो जाए तब भी इंसान सही से नहीं चबा पाता, सांस नहीं ले पाता. तो उन सब चीज़ों को करेक्ट करने के लिए हम रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरीज़ करते हैं. कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज सच एज क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप्स. अब आपने पीडियाट्रिक्स में पढ़ा होगा क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप्स. अब कोई बच्चे जो हैं पैदा होते हैं तो उनके जो लिप्स होते हैं वो कटे हुए होते हैं, या फिर उनका जो पैलेट है, अंदर का जो पैलेट होता है वो थोड़ा सा कटा हुआ होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट लिप्स या क्लेफ्ट पैलेट्स. तो अगर क्लेफ्ट लिप्स है बच्चों का, क्लेफ्ट पैलेट है, तो वो सर्जरी करके हम ठीक करते हैं. तो और उसमें जो सर्जरीज करते हैं उसको हम रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं. ये बहुत कॉमन है. अगर आप किसी बच्चे को देखें जिसके जो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होते हैं, इनकी सर्जरीज़ के बाद भी थोड़ा बहुत निशान रह जाता है. तो बड़े होने के बाद भी उनका पता चलता है कि शायद इनको क्लेफ्ट लिप था या क्लेफ्ट पैलेट था और जिसकी सर्जरी हुई है, प्लास्टिक सर्जरी हुई है. बिकॉज एनीथिंग विच इज़ नेचुरल वी कैन नॉट रिकंस्ट्रक्ट इट.
नेचुरल चीज़ों को हम फिर से रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा बहुत तो निशान या स्कार कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। रिकन्स्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरीज इज़ यूजुअली परफॉर्म टू इम्प्रूव फंक्शन। और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज हम किस लिए परफॉर्म करते हैं? फंक्शंस इम्प्रूव करने के लिए, बट इट मे बी डन टू अप्रॉक्सीमेट अ नॉर्मल अपीयरेंस। और कभी कभी हम रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज इसलिए भी करते हैं कि जो पहले जो अपीयरेंस था इंसान का, जो पहले जो लुक था, उसको हम वापस से लेकर आ पाएँ। जिस तरीके से वो पहले दिखता था उसको हम कुछ हद तक वापस ला सकें, इसलिए भी हम रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज करते हैं। Reconstructive surgeries include craniofacial surgery, hand surgery, microsurgery, and the treatment of burns. While reconstructive surgery aims to reconstruct a part of a body or improve its functioning, cosmetic surgery aims at improving the appearance of it. Both of these techniques are used throughout the world. तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज हम यूज़ करते हैं कोई भी पार्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। अगर किसी पार्ट में कुछ खराबी हो गई है या उस जैसे वो दिखता था वैसे नहीं दिख रहा है किसी बीमारी की वजह से, बर्न्स की वजह से, तो उसको हम सही करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा उस पार्ट का जो फंक्शन है उसको भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और कॉस्मेटिक सर्जरीज जो होती हैं उसमें हम सिर्फ जो अपीयरेंस है, जिस तरीके से इंसान दिखता है उसी को बस इम्प्रूव करते हैं। तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज और कॉस्मेटिक सर्जरीज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर ये दोनों ही प्लास्टिक सर्जरीज के अंदर आते हैं। Burn surgery. Burn surgery generally takes place in two phases. Acute burn surgery is the treatment immediately after a burn. Reconstructive burn surgery takes place after the burn wounds have healed. तो बर्न सर्जरी दो फेसेस में डिवाइड है। बर्न सर्जरी हम तब भी करते हैं जब बर्न पेशेंट को होता है और बर्न हील हो रहा है, तब भी हम बर्न सर्जरी करते हैं। और इस फेज़ को बोलते हैं एक्यूट फेज़। और एक जो बर्न सर्जरी होती है तब करते हैं जब स्कार्स जो हैं पूरी तरीके से हील हो गए हैं, अब हमें स्कार्स को छुपाना है, तब हम एक सर्जरी करते हैं। तो वो सर्जरी को हम बोलते हैं रिकन्स्ट्रक्टिव बर्न सर्जरी। जो एक्यूट बर्न सर्जरी है उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम जितना भी अनवाइटलाइज टिशू है, अनवाइटलाइज टिशू मतलब जो टिशू ख़राब हो चुका है या जो टिशू डेड हो चुके हैं, जिनमें अब ब्लड सप्लाई नहीं बची है, उस टिशू को हम निकालते हैं। एक्यूट बर्न सर्जरी के बारे में बता रही हूँ। उस टिशू को हम निकालते हैं, डेब्राइट करते हैं, मतलब कि नेक्रोस टिशू को, जो टिशू ख़राब हो चुके हैं उन टिशू को हम निकालते हैं वूंड में से, बर्न वूंड में से डेब्राइटमेंट करते हैं। डेब्राइटमेंट करने के बाद हम ग्रैनुलेशन पैदा होने देते हैं, स्किन को पिंक होने देते हैं। जब स्किन पिंक हो जाती है उसके बाद हम ग्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्किन ग्राफ्ट्स होते हैं। स्किन ग्राफ्ट्स मतलब कि आइदर हम पेशेंट के किसी बॉडी में से स्किन लेकर उस जगह पे स्किन को लगाते हैं, या फिर हम किसी डोनर से स्किन को लेकर उस जगह पे स्किन को लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्किन ग्राफ्ट। और वो डोनर या तो एनिमल डोनर भी हो सकता है या फिर वो ह्यूमन डोनर भी हो सकता है, तो वो स्किन ग्राफ्ट होते हैं। तो स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं हम। पहले जो अनवाइटलाइज टिशू है, ख़राब टिशू है, उसको निकाल कर और जो वूंड है उसको पिंक सा कर देते हैं। पिंक टिशू जब उस पर आ जाता है, ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाती है, फिर वहाँ पे स्किन ग्राफ्ट को लगाते हैं। और दूसरी सर्जरी जो है वो तब होती है जब पूरी तरीके से स्कार्स हील हो गए हैं, और हील होने के बाद
फिर हम सर्जरी करते हैं ताकि वो जो स्कार है, जो धब्बे हैं, उनको हम कम कर सकें। ये दूसरी बर्न सर्जरी। तो बर्न सर्जरी 2 तरीके की होती है। पहली, जब बर्न होने के बाद हम क्या करते हैं, जो अनवाइटलाइज टिश्यू है उसको निकाल कर, पिंक जब हो जाता है वूंड, पिंक वूंड होने के बाद स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग में या तो पेशेंट की ही स्किन को निकाल कर उस जगह पे लगाते हैं या फिर किसी डोनर की स्किन को लगाते हैं। डोनर में एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन डोनर भी हो सकता है। इनकी स्किन को लगाकर इनकी स्किन को निकाल कर पेशेंट की बर्न वाली जगह पे लगाते हैं। और ये वाली जो सर्जरी है, जो एक्यूट बर्न सर्जरी है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें और जो बर्न वूंड है वो जल्दी से हील हो जाए, इसलिए हम करते हैं ये एक्यूट बर्न सर्जरी। और जो दूसरी रिकन्स्ट्रक्टिव बर्न सर्जरी होती है, वो जब स्कार जो होते हैं, उन स्कार्स, उन धब्बों को कम करने के लिए हम रिकन्स्ट्रक्टिव बर्न सर्जरी करते हैं। Next is craniofacial surgery. Craniofacial surgery is divided into pediatric and adult craniofacial surgery. तो craniofacial surgery क्या है? कोई भी सर्जरी जिसमें क्रेनियम और फेशियल इन्वॉल्वमेंट है। क्रेनियम मतलब जो हमारा क्रेनियम बोन हो गई, और जो फेस इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रेनियोफेशियल सर्जरी। और इसमें 2 तरीके का डिवीज़न आता है। एक डिवीज़न होता है पीडियाट्रिक क्रेनियोफेशियल, जिसमें बच्चों की सर्जरी होती है क्रेनियम और फेशियल की, और अडल्ट क्रेनियोफेशियल जिसमें बड़ों की सर्जरी होती है क्रेनियम और फेशियल की। Pediatric craniofacial surgery mostly revolves around the treatment of congenital anomalies of the craniofacial skeleton and the soft tissue such as cleft lip and cleft palate. तो जो pediatric craniofacial surgery है वो ज़्यादातर किस चीज़ को करेक्ट करती है? वो कंजेनाइटल एनोमलीज़ को करेक्ट करती है। जो कंजेनाइटल एनोमलीज़ होती है उनको करेक्ट करती है पीडियाट्रिक क्रेनियोफेशियल सर्जरी, जैसे कि क्लेफ्ट लिप हो गया या क्लेफ्ट पैलेट हो गया। आपने पीडियाट्रिक में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख लेना नेट पे जाकर, क्लेफ्ट लिप क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है। उसमें बचपन से ही बच्चों की लिप में जो है कट होता है, एक कट होता है, वो सही से फॉर्म नहीं होते लिप्स, या पैलेट, अंदर का जो पैलेट है उसमें भी थोड़ा सा कट होता है। तो ये सही करने के लिए पीडियाट्रिक क्रेनियोफेशियल सर्जरीज करते हैं। अडल्ट क्रेनियोफेशियल सर्जरीज हम तब करते हैं जब कोई फ्रैक्चर हो, फेशियल फ्रैक्चर है, क्रेनियम फ्रैक्चर है, तब हम ऑर्बिटल रिकन्स्ट्रक्शन, ऑर्बिट फ्रैक्चर है, यूजुअली ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स होते हैं, तो तब हम जो है अडल्ट क्रेनियोफेशियल सर्जरीज करते हैं। Craniofacial surgery is an important part of all plastic surgery training programs. Further training and subspecialization is obtained via craniofacial fellowship. Craniofacial surgery is also practiced by maxillofacial surgeons. Maxillofacial मतलब maxillary bone, और मैक्सिलोफेशियल भी बोलते हैं इसको, मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स। सफदरजंग में एक डिपार्टमेंट है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, बर्न्स यूनिट के जस्ट पास में ही है, बर्न्स यूनिट के सामने मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो वहाँ पे मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज होती है, जो भी सर्जरीज रिलेटेड टू फेस और मैक्सिला या फेस से रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज है वो वहीं होती है। हैंड सर्जरी. Hand surgery is concerned with acute injuries and chronic diseases of the hand and wrist. अब हैंड में कोई डिजीज़ हो या कोई इंजरी हो या इन्फेक्शन हो या फिर कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस हो। कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस जैसे कि किसी में फिंगर्स ज़्यादा होती है या फिंगर्स कम होती है, तो इस तरीके के मैलफॉर्मेशंस में हम हैंड सर्जरीज करते हैं। और
कुछ प्रॉब्लम जैसे कि कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम में भी हम हैंड सर्जरीज करते हैं। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें कार्पल नर्व होती है, हैंड की नर्व्स जो होती है वो दब जाती है और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है नर्व के दबने की वजह से। तो उसके लिए सर्जरी करते हैं, हैंड सर्जरी। ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज। ब्रेकियल प्लेक्सिस मतलब ये ग्रुप ऑफ नर्व्स है जो हैंड को सप्लाई हो रहे हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज़ को सप्लाई हो रहे हैं, और इन नर्व्स में अगर इंजरी हो जाए तो तब भी हम हैंड सर्जरीज करते हैं। हैंड सर्जरी इज़ एन important part of training in plastic surgery as well as microsurgery which is necessary to reimplant and amputate extremity. The hand surgery field is also practiced by orthopedic surgeon and general surgeons. Scar tissue formations after surgery can be problematic on the delicate hand, causing loss of dexterity and digit function in severe enough. तो हैंड सर्जरीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि इसमें जो हाथ होते हैं उस पर स्कार्स हो जाते हैं। ऑब्वियसली हर सर्जरी के बाद स्कार तो होता ही होता है, फिर चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों ना हो, और इसके अलावा उसका फंक्शन भी कभी कभी इम्पेयर हो सकता है। डिजिट्स का फंक्शन, डिजिट्स मतलब फिंगर्स का फंक्शन। और दूसरी टाइप की सर्जरी है माइक्रो सर्जरी। माइक्रो सर्जरी ये न्यूअर टेक्निक्स है, ये सारी जितनी भी सर्जरीज है, माइक्रो सर्जरी हो गई, हैंड सर्जरी हो गई। माइक्रो सर्जरी में हम क्या करते हैं, माइक्रो सर्जरी में हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है और छोटे छोटे नर्व्स है उनको जोड़कर जो एम्प्यूटेड पार्ट है उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। एम्प्यूटेड मतलब जो कट पार्ट होता है, जो बॉडी से निकल चुका है पार्ट, उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं उनको जोड़कर और जो नर्व्स हैं उनको जोड़कर, और इसमें हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको माइक्रो सर्जरी बोलते हैं। फिर है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी इज अ वॉलेंट्री और इलेक्टिव सर्जरी दैट इज परफॉर्म्ड ऑन नॉर्मल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द ओनली पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग अ पर्सन्स अपीयरेंस और रिमूविंग साइंस ऑफ एजिंग। तो कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है, ये वॉलेंट्री सर्जरी है। वॉलेंट्री सर्जरी मतलब ये लोग चाहकर करवाते हैं। जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा ये बॉडी पार्ट सही नहीं है तो वो चाहकर वॉलेंट्रीली ये सर्जरी करवाते हैं। और इसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, बस उनका अपीयरेंस चेंज करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरीज कराते हैं। द मोस्ट पॉपुलर एस्थेटिक कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स इंक्लूड। अब कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स बहुत सारे, इसमें मैंने कुछ ही इंक्लूड करें। बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे एब्डोमिनोप्लास्टी। एब्डोमिनोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, एब्डोमिन को फर्म करने की कोशिश करते हैं, टाइट करने की कोशिश करते हैं। जो एब्डोमिन है उसको टाइट करने की कोशिश करते हैं और उसको रीशेप करने की कोशिश करते हैं, एब्डोमिनोप्लास्टी। ब्लेफरोप्लास्टी। ब्लेफरोप्लास्टी में जो आईलिड्स हैं उसको रीशेप करते हैं, स्पेशली एशियन ब्रेफलोप्लास्टी होती है। एशियन ब्रेफलोप्लास्टी में जो एशियंस हैं, एशियंस जैसे कि जापानीज़, चाइनीज़ और कोरियंस, ये जितने भी लोग हैं इनकी जो आईलिड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा, आंखें जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो ये लोग अपनी आईलिड्स को शेप करते हैं, शेप करवाते हैं, रीशेप करवाते हैं ताकि उनकी आंखें बड़ी हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ब्लेफरोप्लास्टी। फिर है फैलोप्लास्टी। फैलोप्लास्टी इज़ अ पेनाइल सर्जरी, कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पेनिस। इसमें पेनिस को कंस्ट्रक्ट या फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन ऑफ द पेनिस बाय सर्जरी ऑफन फॉर कॉस्मेटिक पर्पस। फिर है मैमोप्लास्टी। मैमोप्लास्टी में अलग अलग टाइप की सर्जरीज होती हैं। इसमें या तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन मतलब कि ब्रेस्ट को बढ़ाने के लिए, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट्स लगाते हैं, या फिर रिडक्शन मेमोप्लास्टी होता है। रिडक्शन मेमोप्लास्टी मतलब ब्रेस्ट के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। और मैस्टोपेक्सी। मैस्टोपेक्सी यूजुअली ओल्ड पीपल करवाते हैं। ब्रेस्ट लिफ्ट भी बोलते हैं इसको, जब ब्रेस्ट सैगी हो जाते हैं। सैगी का मतलब है कि
गिरने से लगते हैं जब ओल्ड एज में, जब स्किन जो है लाइट हो जाती है और ढीली ढीली सी हो जाती है, तो तब मैस्टोपेक्सी करते हैं। बटक ऑगमेंटेशन जैसे कि बट इम्प्लांट, हिप्स का ऑगमेंटेशन करते हैं, हिप्स में इम्प्लांट्स लगाते हैं। और फिर है क्रायोलाइपोलाइसिस मतलब फैट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, फैट सेल्स को। फैट सेल्स कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। अगर कोई इंसान मोटा है और उसके पास बहुत सारे फैट सेल्स हैं और वो दुबला हो जाता है, तो वो इंसान जल्दी फिर से मोटा हो सकता है, क्योंकि फ़ैट सेल्स जो होते हैं वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो सिर्फ श्रिंक होते हैं। सिर्फ ये सर्जरी से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं फ़ैट सेल्स। क्रायोलाइपोलाइसिस या फिर लाइपोसक्शन में जो फैट सेल्स होते हैं उनको सक कर लेते हैं, उनको बॉडी से सक कर लिया जाता है, दैट इज़ लाइपोसक्शन। और क्रायोलाइपोलाइसिस में कूलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कूलिंग टेक्निक से जो फैट सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। फिर है क्रायोन्यूरोमॉड्यूलेशन, treatment of superficial and subcutaneous tissue structures using gaseous nitrous oxide including temporary wrinkle reduction। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक गैस का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, और टेम्परेरीली व्रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ जो पड़ जाती हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। पेन रिडक्शन भी इससे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस एंड फोकल क्रायो ट्रीटमेंट ऑफ टिश्यूज़, और जितने डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस है वो भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस जैसे दाग धब्बे पड़ गए वो हम ठीक करते हैं, लेज़र से भी ठीक करते हैं, लेज़र भी इसी में आता है। देन काफ ऑगमेंटेशन मतलब कि जो काफ मसल्स होते हैं उनमें इम्प्लांट्स या फैट ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो थोड़े बल्की हो सकें। देन लेबिया प्लास्टी, लेबिया को रीशेप करने को बोलते हैं। जब लेबिया हम रीशेप करवाते हैं तो उसको बोलते हैं लेबिया प्लास्टी। तो देर आर मैनी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, जैसे राइनोप्लास्टी हो गया। राइनोप्लास्टी में नोज़ को सही करते हैं, फिर उसके बाद लिप्स को करवाते हैं, बोटॉक्स इंजेक्शंस लगा के लिप्स ऑगमेंटेशन करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं। देन टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, तो प्लास्टिक सर्जरीज में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं स्किन टिश्यूज़ को या फिर स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। स्किन टिश्यूज़ को ट्रांसफ़र करना ये एक कॉमन प्रोसीजर है जो हम प्लास्टिक सर्जरीज में करते हैं। स्किन ग्राफ्ट्स में बी डिराइव्ड फ्रॉम द रेसिपिएंट और द डोनर्स, तो स्किन ग्राफ्ट हम डिराइव कर सकते हैं, या तो रेसिपिएंट से डिराइव करते हैं, मतलब जो पेशेंट है या तो उसी से ही हम स्किन लेते हैं या फिर किसी डोनर से लेते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन में स्किन भी एक ऑर्गन है जो हम डोनेट कर सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन में क्या क्या डोनेट कर सकते हैं, हम हार्ट डोनेट कर सकते हैं, लिवर डोनेट कर सकते हैं, किडनीज डोनेट कर सकते हैं, और इंटेस्टाइन्स डोनेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं और स्किन डोनेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डोनेट कर सकते हैं ऑर्गन डोनेशन में। ऑटोग्राफ क्या होता है, ऑटोग्राफ आर टेकन फ्रॉम द रेसिपिएंट। जब स्किन ग्राफ्ट हम पेशेंट से ही लेते हैं, पेशेंट के दूसरे बॉडी पार्ट से लेते हैं, तो तब हम उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ। इफ़ एब्सेंट और डेफिशिएंट ऑफ नेचुरल टिश्यू, ऑल्टरनेटिव्स कैन बी कल्चर्ड शीट्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स इन विट्रो और synthetic compounds such as Integra, which consists of silicone and bovine tendon collagen with ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस। तो ऑटोग्राफ हम पेशेंट से ही लेते हैं, लेकिन अगर पेशेंट की स्किन इतनी हेल्दी नहीं है, हम किसी भी साइड से पेशेंट की किसी भी साइड से हम स्किन नहीं ले पा रहे, तो हम क्या करते हैं कि स्किन को कल्चर करते हैं।
थोड़ी सी स्किन निकाल कर लैब में लेके जाकर उसको कल्चर करते हैं और कल्चर करके आर्टिफिशियली हम स्किन को ग्रो करते हैं और फिर उस स्किन को हम उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत है। उसको बोलते हैं कल्चर शीट्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स। कल्चर शीट्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स, हम जो स्किन होती है उसको थोड़ा सा निकाल कर और उसको लैब में कल्चर करते हैं और कल्चर करके फिर उस जगह पे लगाते हैं। या फिर अगर ये सब चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर हम सिंथेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिलिकॉन सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक कंपाउंड्स वगैरह, इंटीग्रा हो गया या सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन इम्प्लांट्स में भी हम सिलिकॉन इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स या हिप इम्प्लांट्स में सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो सिलिकॉन या कोई भी सिंथेटिक कंपाउंड हम यूज़ कर सकते हैं। एलोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट में स्किन दूसरे डोनर से ली जाती है लेकिन सेम स्पीशीज से, मतलब दूसरी ह्यूमन बीइंग से ली जाती है स्किन, दैट इज़ एलोग्राफ्ट। फिर है जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट में स्किन जो है दूसरे डोनर से ली जाती है लेकिन डिफरेंट स्पीशीज से ली जाती है। डिफरेंट स्पीशीज मतलब कि जैसे कि काऊ से ले लिया, पिग से ले लिया, ज़्यादातर पिग से लेते हैं स्किन को, पिग से ज़्यादातर स्किन को लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जीनोग्राफ्ट। और एलोग्राफ्ट में स्किन हम दूसरे ह्यूमन बीइंग से लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एलोग्राफ्ट। और एलोग्राफ्ट और ऑटोग्राफ्ट में पेन ज़्यादा होता है। ऑटोग्राफ्ट में ये होगा कि दूसरी जगह का भी फिर अच्छे से केयर करना पड़ेगा, जहाँ से हम स्किन को ले रहे हैं उस जगह को भी केयर अच्छे से देना पड़ेगा ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, और पेशेंट को पेन भी बहुत ज़्यादा होगा। और एलोग्राफ्ट में क्या होता है कि एलोग्राफ्ट में डोनर्स कम है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल अगर नहीं है तो हम जीनोग्राफ्ट पे जाते हैं। जीनोग्राफ्ट में हम पिग्स वगैरह से स्किन को लेते हैं, और लेकिन ये भी बहुत कॉस्टली होता है, तो इसलिए हम फिर सिंथेटिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सिंथेटिक चीज़ें होती हैं या सिंथेटिक ड्रेसिंग्स होती हैं, कुछ ड्रेसिंग्स होती हैं सिंथेटिक ड्रेसिंग्स जैसे बायोब्रेन वगैरह, उन ड्रेसिंग्स का हम इस्तेमाल करते हैं और उन ड्रेसिंग्स को हम पेशेंट के वुंड पे लगा सकते हैं ताकि वो सही से हील हो पाए। Usually good results would be expected from plastic surgery that emphasize careful planning of incisions so that they fall within the line of natural skin folds or lines। और प्लास्टिक सर्जरीज़ में हमें ये ध्यान में रखना है कि जब हम स्किन को लगा रहे हैं तो वो जो क्या बोलते हैं रेसिपिएंट है या जो पेशेंट है उसके स्किन फोल्ड या उसके स्किन लाइन से मिले, और कलर वगैरह भी, ये सब भी ध्यान में रखना पड़ता है। देन अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वुंड क्लोजर, यूज़ ऑफ बेस्ट अवेलेबल सूचर मटेरियल, सही सूचर मटेरियल का इस्तेमाल करना ताकि कम से कम स्कार हो। अर्ली रिमूवल ऑफ एक्सपोज सूचर्स सो दैट वुंड इज़ हेल्ड क्लोज बाय बरीड सूचर्स, और जल्द से जल्द सूचर्स का रिमूव करना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? अब सर्जरीज़ के तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पीपल यूजुअली ऑप्ट फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी। इंडिया में और कॉस्मेटिक सर्जरी इतनी कॉमन नहीं है, पर बाहर जगहों पे कॉस्मेटिक सर्जरीज़ बहुत कॉमन है। मैंने कॉस्मेटिक सर्जरीज़ कभी देखी नहीं है, पर हाँ मैंने ये देखा है कि लोगों ने करवाया है कॉस्मेटिक सर्जरीज़, जैसे कि लाइपोसक्शन। ज़्यादातर लोग लाइपोसक्शन करवाते हैं, और अपोलो में भी केसेस आते थे, एक दो केसेस आते थे लाइपोसक्शन के, जब पेशेंट्स जो है लाइपोसक्शन करवाते थे। और भी सारे कॉस्मेटिक सर्जरीज़ फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है, और इनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है स्कार फॉर्मेशन, और इस स्कार को आप ऐसे तो नहीं छुपा सकते, बस मेकअप वगैरह करके ही छुपाते हैं। हेमाटोमा जैसे कि जब हम स्किन को रिमूव करते हैं या जब सर्जरीज़ करते हैं तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि ब्लड क्लॉट हो जाए अंदर
स्किन के अंदर, दैट इज़ हेमाटोमा। नर्व डैमेज, सर्जरीज का तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, जैसे नर्व डैमेज। किसी भी तरीके की सर्जरीज में देर आर रिस्क ऑफ नर्व डैमेज। इन्फेक्शन हो सकता है अगर सही से केयर ना की जाए अगर स्किन की, तो इन्फेक्शन होगा। इम्प्लांट फेलियर जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं, देर आर मैनी चांसेस ऑफ इम्प्लांट फेलियर, कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती किसी और के टिश्यूज़ को। अगर हम इसीलिए ज़्यादातर एलोग्राफ्ट के लिए जाते हैं कि बॉडी अपने टिश्यू को तो तब भी एक्सेप्ट कर लेगी, अपनी स्किन को तब भी एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन किसी और की स्किन को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, तो इम्प्लांट फेलियर्स होते हैं। ऑर्गन डैमेज तब होगा जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉस्मेटिक सर्जरी हम कर रहे हैं, जैसे कि ब्रेस्ट सर्जरी। ज़्यादातर ब्रेस्ट सर्जरी में होता है, ऑर्गन डैमेज हो जाता है, ब्रेस्ट डैमेज हो जाते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।